हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंटिन्यूटी में इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लंबाई में संकुचन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में के इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस में से एक कॉन्सिक्वेंस है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक गतिशील पिंड की गति की दिशा में लंबाई में संकुचन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस में से एक क्या है? गतिशील पिंड की गति की दिशा में लंबाई में संकुचन, जब उसे किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखा जाता है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन का इमेजिनेशन लॉरेंस ने किया था। लंबाई के प्रॉपर मेजरमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी के दोनों सिरों, जैसे सपोज ये कोई आपकी बॉडी है, इसके दोनों सिरों की पोजीशन का मेजरमेंट साइमल्टेनियस हो। परंतु रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी के अकॉर्डिंग दो इवेंट्स जो एक इनर्शियल फ्रेम में साइमल्टेनियस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी इनर्शियल फ्रेम में भी साइमल्टेनियस हो सकता है, नहीं भी हो सकती हैं। दूसरी इनर्शियल फ्रेम में समकालिक नहीं भी हो सकती हैं। मेरी बात समझ में आई? लेंथ के प्रॉपर मेजरमेंट के लिए ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि बॉडी के दोनों सिरों की पोजीशन का मेजरमेंट साइमल्टेनियस हो, समकालिक हो। परंतु रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी यानी कि समकालिकता के सिद्धांत के अनुसार दो इवेंट्स जो एक इनर्शियल फ्रेम में साइमल्टेनियस होती हैं, समकालिक होती हैं, दूसरी इनर्शियल फ्रेम में समकालिक नहीं भी हो सकती हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस के अनुदिश एक रॉड एक इनर्शियल फ्रेम एस के सापेक्ष v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से गतिशील एक दूसरी इनर्शियल फ्रेम s डैश का इमेजिनेशन करें, तो इस फ्रेम में जो आपकी रॉड है वो हमको स्थिर स्टेशनरी ऑब्जर्व होगी और इसके सिरों की स्थिति का मेजरमेंट समय पर डिपेंड नहीं होगा। अतः एस डैश में मेजर्ड लेंथ हमेशा एक समान ही प्राप्त होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जिसमें क्षण स्टेशनरी ऑब्जर्व होती है, वो इस रॉड के लिए एक प्रॉपर फ्रेम कहलाती है और इस प्रॉपर फ्रेम में जो लेंथ मेजर्ड की गई वो क्या कहलाती है? प्रॉपर लेंथ। तो L0 क्या है यहाँ पर? रॉड की प्रॉपर लेंथ। तो जो फ्रेम S डैश है in which the rod appears at rest is called proper frame and the length observed in this frame is called proper length। तो ये आपकी लेफ्ट फ्रेम हो गई और ये आपकी प्रॉपर फ्रेम हो गई। मान लीजिए कि फ्रेम S में जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव रॉड मूव मतलब जो आपकी रॉड है वो गतिशील है, एक ही टाइम t पर छड़ के एंड के जो सिरे हैं उस पे मेजर्ड लेंथ x1 और x2 है। तो जिससे
इस फ्रेम में जो ऑब्जर्व लेंथ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, L बराबर x2 माइनस x1। तो हमने क्या करा कि ये जो आपकी निर्देश फ्रेम S है, S में जिसके रिलेटिव रॉड मूव कर रही है एक ही टाइम t पर, क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली मेज़र करना है, एक ही टाइम t पर छड़ के सिरों की मेजर्ड लेंथ की पोजीशन x1 और x2 है, तो जिससे फ्रेम S में ऑब्जर्व लेंथ होगी हमारी x2 माइनस x1। इसी तरीके से जो प्रॉपर फ्रेम है S डैश में यदि रॉड की पोजीशंस एंड की पोजीशन x1 डैश और x2 डैश है, तो जो इसकी प्रॉपर लेंथ होगी वो आपके पास L0 बराबर क्या हो गई, x2 डैश माइनस x1 डैश। ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया, माना कि फ्रेम S में जिसके रिलेटिव रॉड मूव कर रही है एक ही टाइम t पर रॉड के एंड्स की मेजर्ड पोजीशन x1 और x2 है, और S में ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द रॉड हो गई x2 माइनस x1। In the frame S dash, if the position of the two ends of the rod are x2 dash and x1 dash respectively, then proper length of the rod L0 बराबर x2 dash minus x1 dash. Now according to Lorentz transformation, x dash बराबर x minus vt, गामा की वैल्यू है 1/√1 minus v square by c square। तो x2 dash बराबर क्या हो गया, गामा x2 minus v t2, एंड x1 dash बराबर क्या हो गया, गामा x1 minus v t1। तो जो पोजीशन है x2 एंड x1 वो साइमल्टेनियसली मेज़र की गई है, तो इसलिए आपका t1 बराबर t2 इज इक्वल टू t हो गया। तो L0 आपके पास किसके बराबर आ गई, x2 डैश माइनस x1 डैश में हम ये वैल्यू रखेंगे, ये मानते हुए t1 बराबर t2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 गामा आ गया, और x2 माइनस x1 आपके पास क्या है, लेंथ L। तो L0 बराबर गामा L, यानी कि L0 बराबर L अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब ये आपको पता है कि 1 माइनस √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, इट मीन्स L इज लेस देन L0। तो इसका मतलब ये है कि जो एपरेंट लेंथ है L ऑफ अ बॉडी इन फ्रेम S relative to which the rod is moving with a uniform velocity v will be less than its proper length L0 by a factor √1 minus v square by c square। यानी कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें छड़ v वेग से गतिशील है, गति की दिशा में मेजर्ड लेंथ प्रॉपर लेंथ L0 के रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुई ऑब्जर्व होती है। यदि हम ये जो डायरेक्शन, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है ये कहलाता है लॉरेंट फिट्जलेट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इसमें क्या है कि किसी निर्देश तंत्र में जिसमें छड़ v वेग से गतिशील है, गति की दिशा में यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेजर्ड लेंथ प्रॉपर लेंथ L0 के सापेक्ष कॉन्ट्रैक्ट हुई ऑब्जर्व होती है। और यदि हम इस लेंथ का मेजरमेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन करें तो कोई कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी कि y और z डायरेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होगा। तो जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, तो आप स्क्वायर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस डायरेक्शन के अंदर v बराबर c वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो आप इस प्रकार का एक आपने वर्ग ले लिया, तो जो वर्ग की भुजा है वो आप देखिए गति की दिशा में विद द शॉर्टर साइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्ट्रैक्ट हुई भी लगती है। तो जो आपका स्क्वायर ऑब्जेक्ट है ये आपका कैसा लगता है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि माइनर एक्सिस इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये मेजर एक्सिस हो गया। तो ये आपकी शेप क्या बन जाती है, एलिप्स। तो
इसमें आपके स्क्वायर की एक आर्म गति की दिशा में छोटी हो जाती है, तो ये आयताकार आपका ऑब्जर्व होता है, और इसी तरीके से आपका जो सर्कल है वो क्या बन जाता है, एलिप्स बन जाता है। तो ये है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। टाइम डायलेशन देखिए, टाइम डायलेशन का मतलब क्या है, लेंथनिंग ऑफ एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि किसी समय अंतराल की काल वृद्धि। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट टाइम विच विल बी सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। टाइम इज रिलेटिव एंड इट्स मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि किसी टाइम इंटरवल की काल वृद्धि है जिसमें ये कंक्लूजन निकलता है क्या, एब्सोल्यूट, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट टाइम, यानी कि निरपेक्ष समय का जिसका मान सब प्रेक्षकों के लिए समान हो कोई अस्तित्व नहीं है। समय का मान रिलेटिव होता है और यह निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। सेम फॉर ऑल ऑफ द एंड टाइम इज रिलेटिव एंड इट्स मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एब्सोल्यूट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मान सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम हो। टाइम रिलेटिव है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में एक ही नियत पोजीशन पर दो इवेंट्स के मध्य टाइम इंटरवल टॉ ज़ीरो है। तो टॉ ज़ीरो क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स हैपनिंग एट अ फिक्स्ड पोजीशन इन फ्रेम एस डैश। और यह फ्रेम एस डैश जिसमें दोनों इवेंट समस्थानिक यानी कि कॉनिकल पर हैं विल बी कॉल्ड प्रॉपर फ्रेम फॉर द इवेंट। तो ये आपका प्रॉपर फ्रेम फॉर द इवेंट हो गई, क्योंकि इसके अंदर यह जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश जिसमें ये दोनों इवेंट समस्थानिक हैं, कॉनिकल हैं, इन घटनाओं अथवा क्लॉक के लिए ये प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यदि इन इवेंट्स का ऑब्जर्वेशन किसी अन्य फ्रेम एस जिसको कि हम लैब फ्रेम कह रहे हैं में लें, जिसमें ये क्लॉक या इवेंट पोजीशन v वेलोसिटी से प्लस x डायरेक्शन में मूव करती ऑब्जर्व होती हो, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों इवेंट्स की पोजीशन एक ही प्रेक्षित नहीं होंगी, एक ही ऑब्जर्व नहीं होंगी। यदि ये इवेंट्स लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व की जाती है जिसमें क्लॉक या पोजीशन ऑफ इवेंट v वेलोसिटी से मूव कर प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों इवेंट्स की पोजीशन एक ही ऑब्जर्व नहीं होगी। And for S dash to be proper frame, it should be moving with the clock with a velocity v in x direction, and so that the clock or the position of the events remain fixed. अब मान लिया कि दो इवेंट्स एस डैश फ्रेम में फिक्स्ड पोजीशन x1 डैश पर t1 डैश व t2 डैश टाइम पर ऑब्जर्व होती है। आपने मान लिया कि दो इवेंट्स एस डैश फ्रेम में फिक्स्ड पोजीशन x1 डैश पर t1 डैश और t2 डैश टाइम पर ऑब्जर्व होती है, देन द प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या हो गया, टॉ ज़ीरो t2 डैश माइनस t1। और ये जो इवेंट्स हैं ये एस फ्रेम में t1 और t2 टाइम पर अपीयर होंगी, जिसके सापेक्ष एस डैश वेग v से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फ्रेम एस डैश जो है एस के सापेक्ष v वेलोसिटी से मूव कर रही है,
और इसमें ये जो दो इवेंट्स हैं ये T1 और T2 टाइम पर ऑब्जर्व होते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग T बराबर गामा T डैश प्लस V बाई सी स्क्वायर एक्स डैश। तो T1 बराबर क्या हो गया गामा T1 डैश प्लस वी सी स्क्वायर x1 डैश एंड T2 बराबर क्या हो गया गामा T2 डैश प्लस V बाई सी स्क्वायर x2 डैश। और ये जो क्लॉक है, सिंस द क्लॉक इज एट द सेम पोजीशन, तो x1 डैश बराबर x2 डैश इज इक्वल टू x डैश। तो इसमें अब अगर हम करेंगे और T2 टो की वैल्यू लेंगे T2 माइनस T1 जो कि आपने इस फ्रेम में ली है टाइम इंटरवल, तो गामा ये आ जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश, यानी कि गामा टो ज़ीरो, यानी कि टो बराबर टो ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये हमें मालूम है कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सदैव 1 से कम होगा, तो यानी कि जो टो है वो सदैव टो ज़ीरो से अधिक होगा। तो इस प्रकार किसी घड़ी की दो बीट्स के बीच का टाइम इंटरवल यदि प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 1 सेकेंड है, तो वो दूसरी अन्य इनर्शियल फ्रेम में जिसमें कि वो गतिशील ऑब्जर्व हो रही है, ये टाइम इंटरवल अधिक होगा, यानी कि घड़ी आपको स्लो चलती प्रतीत होगी। समझ में आया आपको? टी की वैल्यू हमेशा, टॉ की वैल्यू हमेशा टॉ ज़ीरो से कम है, यानी कि टाइम इंटरवल आपका बढ़ गया। तो इस प्रकार किसी घड़ी की दो बीट्स के मध्य टाइम इंटरवल प्रॉपर टाइम फ्रेम में यदि 1 सेकेंड है, तो दूसरी इनर्शियल फ्रेम में जिसमें वो गतिशील क्लॉक आपकी गतिशील प्रेक्षित होती है, ये टाइम डिफरेंस अधिक होगा, यानी कि घड़ी धीरे चलती प्रतीत होगी। आप ये देखिए, यदि क्लॉक की दो बीट्स के बीच टाइम इंटरवल प्रॉपर फ्रेम एस डैश में 1 सेकेंड है, तो अन्य फ्रेम एस जिसमें क्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड से ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, यानी कि मूविंग क्लॉक appears to go slow। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस आपने देख लिए, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा टाइम डिलेशन। इसी का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।